स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड मॉडर्न संस्कृत का हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न पेपर का हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे। इससे पहले बच्चों, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इससे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर 2023 का, जिसमें मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है, और हिंदी, इन सभी विषयों का क्या किया गया है, मॉडर्न पेपर विस्तार से पढ़ाया गया है, विस्तार से इस पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी का एक बार लेक्चर देख लें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में एक प्रिपेयर हो जाए, एक समझ हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार बोर्ड का इस बार। ठीक है बच्चे, तो अगर आप सभी ने अगर नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और हाँ बच्चों, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे आपको डेली क्लासेस मिलती है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 10th का कर रहे हो या फिर 12th का कर रहे हो, इस बार आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए समर्पित है, सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए समर्पित है। पूरा सिलेबस यहाँ पे एक एक कवर करवाया जाता है, साथ में आपको बच्चों यहाँ पे निःशुल्क नोट्स भी दिया जाता है। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले बच्चों, तो आगे आपको परेशानियाँ नहीं होगा। और अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए तो प्लीज़ बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि उन सभी बच्चों तक पहुँच पाए जो कहीं ना कहीं इस बार 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, उन सभी बच्चों तक इस लेक्चर को पहुंचाएं, उन सभी बच्चों तक हमारे उद्देश्य को पहुंचाएं। हमारा उद्देश्य है बच्चे कि अब बोर्ड एग्ज़ाम आसान हो जाएगा और बोर्ड एग्ज़ाम का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। इस प्रकार से हमारा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग परस्पर प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग का संस्कृत का आज हम लोग क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा बच्चे कि इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्या क्या करना है, टिक लगाना है, 50 ऑब्जेक्टिव ही टच करना है। याद रखिएगा बच्चे, आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, कुल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह बच्चे वह है, भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे कि भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा सही। ठीक है, 5 पद है भारत महिमा में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है बच्चे कि राम प्रवेश राव की कथा किस पाठ से ली गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, राम प्रवेश राव की कथा किसके से ली गई है। तो याद रखिएगा बच्चे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कर्मवीर कथा से ली गई है। ठीक है, तो विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए हड़बड़ाया नहीं जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, राम प्रवेश राव के परिवार में कितने, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे। तो याद रखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि राम प्रवेश राम का जो सदस्य था परिवार में वो कितने थे बच्चे, तो इसके सदस्य 4 थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे है बच्चे कि टंकारा गांव किस राज्य में है। टंकारा गांव किस राज्य में पूछ रहा है आपसे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है बच्चे कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद के गुरु थे विजय राजचंद्र, विरजानंद, ठीक है, सॉरी, विरजानंद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके सामने है। चलिए देखते हैं इसको। सह मार्शेन व्याकरण अधिकतमा वाक्य में क्या है, वाक्य के मानसेन पद में तृतीय विभक्ति की सूत्र क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
क्या पूछ रहा है, करके तृतीया, उसके बाद क्या है, अवृत तृतीया, तृतीया। तो इसमें कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है बच्चे, तो मैं क्षमा चाहूँगा, इसका मैं प्रश्न आपको अभी नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, आप लोग इसका प्रश्न कमेंट में अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्योंकि मैं कंफर्म इस क्वेश्चन पे नहीं हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि गलत देना मेरा उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो याद रखिएगा बच्चे, किस कारक में होती है, तो आप याद रखिएगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संप्रदाय कारक में। ठीक है, निष्ठुथु किस धातु का रूप है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, निष्ठुथु किस धातु का रूप है, तो क्या बोलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अस्था। चलिए आगे बात की जाए, तो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 9, तरूणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तरूणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चे आपका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, लिख पद में कौन सा पद बनेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बच्चे आपको लेख। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात की जाए, तो आगे है बच्चे, गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है। तो ये सभी बच्चे को पता होगा कि गांधी सेतु जो पुल है वह कहाँ है, तो गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी के बीच में यह पुल बना गया है। ठीक है, जो कि हमें क्या करती है, पटना से क्या करती है, पटना से उस साइड मतलब हाजीपुर की ओर हमें क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण को विभाजित करती है, बिहार को। चलिए आगे बात की जाए, तो आगे है आपका कि क्वेश्चन नंबर 12, शिष्य का पहला स्वकर्म किस संस्कार में होता है। तो याद रखिएगा बच्चे, शिष्य का सबसे पहला स्वकर्म क्या होता है, तो क्या होता है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, किसान तो होता है। ठीक है, किसी भी शिष्य का सबसे पहला संस्कार होता है किसांत। चलिए आगे बात की जाए, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 13 आपका, जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका शैशव कर्म। ठीक है, शैशव के अंतर्गत आता है। सुलभ कौन है, सुलभ कौन है बच्चे, तो सुलभ आप याद रखिएगा, सुलभ कौन है, तो सुलभ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतत प्रियवादी। ठीक है, सुलभ कौन है, सतत प्रियवादी हो जाएगा आपका। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फटाफट। तो आगे है बच्चे क्वेश्चन नंबर 15, नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं। नीति श्लोक पाठ में आपको याद रखना चाहिए बच्चे कि नीति श्लोक पाठ में 10 श्लोक हैं। ठीक है, चलिए आगे है आपको शिक्षा कर्म डैश परमागति रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से भरा जाए। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका हो जाएगा जीवन स्तर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे बात की जाए, तो स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो याद रखिएगा बच्चे, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व हुआ, तो क्वेश्चन 17 का हो जाएगा आपका शिवरात्रि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, शिवरात्रि उनके लिए महत्वपूर्ण उद्बोधक था। चलिए आगे बात की जाए, तो आगे है रमणीय तीर्थ यानी डैश सजयंती। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उचित विकल्प चुना जाए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे आपका रमित। ठीक है, क्या हो जाएगा, रतिम। चलिए आगे बात की जाए, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 19, कर्म भारतम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है। तो याद रखिएगा आप, इसका कथा कहाँ से ली गई है, तो महाभारत से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बात की जाए, तो आगे है अंतरम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा किस विभक्ति का होता है, तो पंचमी विभक्ति का होता है। ठीक है, पंचमी विभक्ति का होता है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो याद रखिएगा किस समास का होता है बच्चे, तो आपका हो जाएगा किस समास का होता है, अव्यय भाव का। अव्यय भाव समास का क्या होता है,
होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 क्वेश्चन पे हम लोग बात की जाए तो क्या है, दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? बहुत इंपॉर्टेंट है। समास को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उपसर्ग को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रत्यय को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सब चीज़ जो है ना बच्चे, वो आपको संस्कृत में भी फ़ायदा होगा और हिंदी भी फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा आप लोग एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चे इसका, 22 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए, किस पद में परि उपसर्ग है? किस पद में परि उपसर्ग है? तो ये आपके सामने है ए, ठीक है। क्या होगा, परीक्षा, परीक्षा होगा। क्या यहाँ पे बोल रहा, परी, देखिए परी तो यहाँ पे है, आप समझ सकते हैं, यहाँ कहीं नहीं है, प्रति है, प्रत्यय है, प्रेय है, तो क्या हो जाएगा, परी। चलिए आगे बात की जाए तो आगे है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 24, संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो याद रखिएगा कौन सी विभक्ति होती है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। क्या है, प्रथम विभक्ति होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि परीक्षा को कैसे संधि विच्छेद की जाए तो याद रखिएगा, पर जोड़ क्या होता है, इच्छा, पर जोड़ इच्छा, क्या होगा बच्चे, परीक्षा, ठीक है। संधि विच्छेद पे भी अपना कमांड बनाए रखेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, नम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? देखिए विभक्ति सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है बच्चे, सबसे ज़्यादा याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका बी, चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या है, चतुर्थी विभक्ति होती है। चलिए आगे बात की जाए तो आगे है क्वेश्चन नंबर 26, पिता पुत्रम अभिकृति वाक्य में पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से ली गई है, से हुई है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आगे बात की जाए तो आगे है कि तस्तिमन किस सर्वनाम का रूप है? तस्तिमन किस सर्वनाम का रूप है? तो तत्व, ठीक है, तत्व, यहाँ पे तत्व आ रहा है ना, तत्सीमन, तत्सीमन तोड़ कर देखिए तो ये क्या होगा, तत् इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात की जाए तो आगे है बच्चे क्वेश्चन नंबर 28, भवंतः पद का मूल रूप है। भवंतः पद का मूल रूप है, क्या है, भवंत। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही। आपका हो जाएगा 29 क्वेश्चन का देखा जाए तो इसका हो जाएगा नैसंती किस धातु का रूप है? नैसंती किस धातु का रूप है बच्चे? तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही होगा, नम, ठीक है, नम। चले नमम, पठ किस लकार का रूप है? तो याद रखिएगा पठ किस लकार का रूप है? तो पठ हो गया आपका किस लकार का, तो लोट लकार का, ठीक है, लोट लकार का। चलिए आगे बात की जाए तो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 31, पा धातु के लट लकार का रूप निम्न में से कौन है? तो पा धातु का लट लकार क्या है, पाई, पास्थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे है कभी भी में कौन सी विभक्ति है? कभी भी में कौन सी विभक्ति है? तो याद रखिएगा कभी भी कौन सी विभक्ति है बच्चे? तो कभी भी में आपका क्वेश्चन 32 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति है, ठीक है। आगे बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 33, प्रच्छ धातु को का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, 33 नंबर का आपका सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही, पृच्छ तू। चलिए आगे बात की जाए तो आगे है क्वेश्चन नंबर 34, क्या है, अस्मा किस शब्द का रूप है? तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात की जाए तो आगे है सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? तो ये सभी को पता होगा, सिख संप्रदाय के गुरु थे बच्चे 35 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। इनका जन्म पटना में ही हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। आगे पूछ रहा है कि पटना किस शब्द से बना है? तो याद रखिएगा पटना किस शब्द से बना है? तो पतन शब्द से बना है, ठीक है, पतन शब्द से। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज
बिल्कुल भी नहीं होइएगा, क्योंकि पटन देवी यहाँ पे जो है ये क्या है बच्चे, तो पटन देवी जो है यह पटना की रक्षा करने वाली देवी है। पाटली जो है यह उसका क्षेत्र है, उसका, ठीक है, उसका स्थान है। लेकिन शब्द की बात की जा रही है यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पतन शब्द का होगा। चलिए आइए बात की जाए, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 37, पृथक के भाव में किस कारण का प्रयोग होता है, किस कारक का प्रयोग होता है। तो आप समझ सकते हैं पृथक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलग करना, ठीक है, किसी भी चीज़ का विभाजन करना। तो इसमें किस चीज़ का हो जाएगा बच्चे, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन अपादान, ठीक है, अपादान। 38 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 38 नंबर क्वेश्चन है अनोरणीयन महतो महिमा नान डैश किस उपनिषद से संकलित है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका 38 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बात की जाए, तो आगे है कि अपावृणु पद का अर्थ है, अपावृणु पद का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा अपावृणु पद का अर्थ है हटा दें, ठीक है, अपावृणु पद का जो अर्थ है उसका क्या है, हटा दें। चलिए आगे है आपका वहंतः पद का अर्थ है, वहंता पद का अर्थ है क्वेश्चन नंबर 40 का सी धारण करना, ठीक है, धारण करते हुए, सॉरी धारण करते हुए। चलिए आगे बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 41 सर्वत अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, सर्वत अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा तरल प्रत्यय है। चलिए आगे बात की जाए, सर क्या है आप पूछ रहा है, सर्वत्र, तो यहाँ हो रहा तरल, ठीक है। अव्यय आपको बहुत पढ़ना जरूरी है, बहुत ज़्यादा अव्यय पूछा जा रहा है, एग्जाम में आने का 100% संभावना है। किस पद में तल प्रत्यय है, किस पद में तल प्रत्यय है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि निपुणता है, निपुणता है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 43, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है तुम उन प्रत्यांत पर पद निम्न में से कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए आगे बात की जाए, ठीक है, आगे है व्यक्यत, क्या है, व्यक्ततम में कौन सा प्रत्यय है, व्यक्ततम में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फटाफट हम लोगों को करना है बच्चे, अभी 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन है। दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका कौन थी, तो दक्षिणी भारतीय संस्कृति लेखिका कौन थी बच्चे, तो याद रखिएगा 45 का डी हो जाएगा सभी, क्योंकि शिलापट्टिका राम भद्राम्बा तथा देश कुमारिका ये सभी क्या थी, तो दक्षिण भारतीय क्या थी, लेखिका थी, इसलिए इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। लेखिका और लेखाओं का नाम याद रखिएगा, लेखक लेखिका का। विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात की जाए, तो 47 धाविका में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, क्या है, कौन सा प्रत्यय है, तो धाविका, ठीक है, धाविका। चलिए आगे बात की जाए, तो आगे है आपका 48 नंबर, जो कि पठत का स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है, तो पठत पठंती, ठीक है, क्या हो जाएगा, पठत पठंती, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आगे बात की जाए, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 49 धन्यांशु का संधि विच्छेद क्या होता है, धन्यांशु तू का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका धन्या प्लस तू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि अन्यच में कौन सी संधि है, अन्यच में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और इसी के साथ आप पहले स्टेज पार कर चुके हैं, जो कि आपका 50 मार्क्स हो चुका है। आपको याद रखिएगा बच्चे 100 में सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बनाना है, 50 मार्क्स ही लाना है, तो बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं। अब बताइए आप लोग कमेंट में कि आप इस 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
ठीक है बच्चे। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद की जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि अभी तुरंत आपको 1 घंटे के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग को पार्ट 2 में देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए बच्चे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं, हम हर प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ हो सके हम कर पाएँ, ताकि आप अच्छे मार्क्स से अच्छे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएँ। ठीक है, हमारा ये उद्देश्य है और हम पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भी प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ बच्चे आएँ, ताकि हमें भी हौसला मिले, हमें भी करने का क्षमता हो, हमें भी करने में अच्छा लगे। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ आज हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। कल हम लोग फिर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।